बच्चों कॉस फाई का जो फॉर्मूला तुम जानते हो ना, आर बाई जेड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ आर बाई जेड मतलब आर और जेड को ही ढूंढते रहो। तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि हम इसे और क्या क्या लिख सकते हैं। भाई ऊपर नीचे करंट से मल्टीप्लाई कर लो तो ऊपर आई आर बन जाएगा, और इसी तरह से जो नीचे z है जो बेसिकली होता है अंडर रूड आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, वो बन जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ओके, अब वी आर की वैल्यू आपको दे रखी है 80, वी आर की वैल्यू दे रखी है 80, वी एल और वी सी की वैल्यू भी दे रखी है 40 और 100, तो बिगर माइनस स्मॉलर करते हैं ना, 40 और 100 का डिफरेंस ले लो 60 आ जाएगा, और इसको कर दो सिंप्लीफाई, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना है कॉस फाई। बच्चों ये सवाल कहता है कि एक इंडक्टर 20 मिली हेनरी है, कैपेसिटर 50 माइक्रोफैरड, रेजिस्टेंस 40 ओम, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। एक सोर्स है जिसका वी नॉट दे रखा है 10 और जिसका ओमेगा दे रखा है 340। तो पावर लॉस इन एसी सर्किट पूछ रखा है। मेरे ख्याल से ऐसा एक सवाल हम पहले कर चुके हैं ना। ये है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। वी आर एम एस को आप लिख सकते हो वी नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस को लिख सकते हो आई नॉट बाई रूट टू, कॉस फाई को लिख सकते हो आर बाई जेड। इसीलिए एवरेज पावर कंजप्शन आ गया वी नॉट आई नॉट बाई टू कॉस फाई आर बाई जेड। और आई नॉट को क्या लिख सकते हो, आई नॉट को लिख सकते हो वी नॉट बाई जेड इंटू ये आर बाई जेड। सो व्हाट इज एवरेज पावर कंजप्शन, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर, और इस 1/2 को मत भूल जाना। तो ये आपका एवरेज पावर कंजप्शन आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे वी नॉट दे रखा है, देखिए ये रहा वी नॉट। इसके अलावा आपको किसकी तलाश है, आर की, ये देखो आर भी दे रखा है, वी नॉट आर दोनों दे रखे हैं। अब आपको जेड चाहिए, और जेड क्या होगा, जेड होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल, ओमेगा एल आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ओमेगा एल माइनस सॉरी एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी होता है ना, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो एक्सएल की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्सएल की जगह लिख दिया ओमेगा एल, और एक्सी की जगह क्या लिख दिया, एक्सी की जगह लिख दिया 1/ओमेगा सी। तो आप देख सकते हैं कि आपको एल भी दिया है, और आपको सी भी दिया है, और आपको ओमेगा भी दिया है। तो इन सारी वैल्यूज को पुट करके आपने z निकाल लिया। उसके बाद z को, v नॉट को, r को यहाँ पे अरेंज कर दिया, और आपका एवरेज पावर कंजप्शन जो है यहाँ पर आ जाएगा। अगला सवाल, in an electric circuit RLC and AC voltage source are all connected in series. When L is removed from the circuit, phase difference between voltage and current is pi by 3. If instead C is removed from the circuit, again pi by 3. तो ये बात पहले हो चुकी है ना। अगर इंडक्टर को हटा के भी फेज डिफरेंस pi by 3 है, और कैपेसिटर को हटा के भी वही है, तो इसका मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर का इफेक्ट सेम होगा। तो ये रेजोनेंस का केस होगा, मतलब Z यहाँ पे R के बराबर होगा। तो ऐसे केस में पावर फैक्टर कितना होगा, R by Z, और Z भी अगर R के बराबर ही है तो पावर फैक्टर ऐसे केस में 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, instantaneous values of alternating current and voltage in a circuit are given as, तो आपको करंट की और वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, और एवरेज पावर इन वॉट कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज।
I इज इक्वल टू 1/√2 साइन 100/t, मतलब ये किसकी वैल्यू है, आई नॉट की। v इज इक्वल टू 1/√2, v की जगह e लिख रखा है, साइन 100/t प्लस π/3, ये किसकी वैल्यू है, ई नॉट या वी नॉट की। इसकी फेज 100/t है, इसकी 100/t प्लस π/3 है, तो ये कितना है, ये फेज डिफरेंस है। तो एवरेज पावर कंजप्शन क्या होता है, 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव। वी नॉट की वैल्यू है 1/√2, आई नॉट की वैल्यू भी 1/√2 है, और कॉस फाइव की वैल्यू, फाइव कितना है, π/3 cos 60 भी 1/2 ही होता है। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये आपके पास एवरेज पावर कंजप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, पावर डिसिपेटेड इन एन LCR सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ EMF E इज। तो देखो इसमें सीधा सीधा सा फॉर्मूला ही आपसे पूछ लिया है कि पावर कंजप्शन क्या होता है। तो आप कहेंगे कि जी पावर कंजप्शन होता है VRMS, IRMS, cos फाइव। आप चारों ऑप्शन में देख सकते हैं कि आई कहीं नहीं लिखा है, मतलब आई को रिप्लेस कर दीजिए। VRMS, आई की जगह लिख दीजिए VRMS अपॉन Z, और cos फाइव की जगह लिख दीजिए R/Z। एवरेज पावर कंजप्शन आ गया VRMS स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर इंटू R। ठीक, तो एवरेज पावर कंजप्शन इज इक्वल टू, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, VRMS स्क्वायर, क्योंकि अभी तक ऑप्शन मैच नहीं हुआ ना, इसलिए कुछ और भी लिखने की जरूरत है, R अपॉन Z स्क्वायर। Z क्या होता है, Z होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, अंडर रूट में। लेकिन ये Z स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट नजर नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन कहीं लिखा हुआ होगा। तो जरा देखें ये कहीं लिखा है क्या। तो VRMS, इसकी जगह तो खैर E लिख दिया होगा उसने, तो E² R अपॉन R² प्लस ω/L माइनस 1/ω/C का होल स्क्वायर। इसको कहीं ढूंढ लीजिए अगर मिल जाए तो, बस वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज पावर इन द सर्किट ओवर वन साइकिल, तो 1/2 V नॉट आई नॉट cos फाइव। सीधा सीधा फॉर्मूला, इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ भी नहीं। अगला सवाल कहता है बच्चों, कॉइल जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस 31 ओम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL की वैल्यू 31 ओम है, XL। रेजिस्टेंस जो है वो 8 ओम है। इट इज प्लेस्ड इन सीरीज विद अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC की वैल्यू 25 है। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ 110 वोल्ट, 110 वोल्टेज दे दी है। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, तो पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज बताने की जरूरत ही नहीं थी। पावर फैक्टर होता है R अपॉन Z, और Z होगा √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो R कितना है, 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL माइनस XC कितना है, 31 और 5 का डिफरेंस 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो आप देख सकते हैं कि ये 8/10 आ गया, तो 0.8 आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फॉर अ सीरीज LCR सर्किट द पावर लॉस एट रेजोनेंस इज। बच्चों जब रेजोनेंस होती है ना, तो रेजोनेंस में ZR के बराबर ही हो जाता है, रेजोनेंस में ZR के बराबर ही हो जाता है, और पावर फैक्टर कितना हो जाता है उस टाइम, R/Z, मतलब R/R, दैट इज 1। इसलिए जो एवरेज पावर कंजप्शन है, जिसको आप कहते हो VRMS, IRMS, cos फाइव, तो cos फाइव की जगह तो 1 हो जाएगा।
इसलिए एवरेज पावर कंजप्शन इज वी आर एम एस। आई आर एम एस की जगह क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस बाई जेड, और जेड क्या है, आर, इसलिए वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर, ये ऑप्शन चूज कर लीजिए। या इसी से v को क्योंकि हम आई आर कह सकते हैं, तो आई आर एम एस इंटू आर इंटू आई आर एम एस, तो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, ये ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो या तो ये होगा या ये होगा, और आप देख सकते हैं कि इनमें से एक ऑप्शन मुझे नजर आ गया है, वो है सी। बच्चों अगला सवाल कहता है कि इन एन एसी सर्किट विद फेज वोल्टेज वी एंड करंट आई द पावर डिसिपेटेड इज, पावर डिसिपेटेड कितना होगा उसने कहा एसी सर्किट में, तो हम कहेंगे हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव, हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव होगा। तो क्या वी आई होगा, जी नहीं, हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव होगा। आप देखिए हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव कहना चाहिए या वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव कहना चाहिए, पर उसने कॉस फाइव किसी में दे ही नहीं रखा, लेकिन बी ऑप्शन में जरूर क्या रखा है कि ये फेज एंगल पे डिपेंड करेगा, तो बिल्कुल सही बात बी, हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव या वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, आप कोई भी फॉर्मूला लगाइए लेकिन ये जरूर बताइए कि भैया कॉस फाइव पे डिपेंड करेगा। In an AC circuit, the current flowing is I is equal to 5 sin 100 t minus pi by 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाई बाई टू है वो फेज एंगल है, और आप जानते हैं कि फेज एंगल अगर पाई बाई टू है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये या तो प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा या ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट होगा, क्योंकि उसी केस में फेज डिफरेंस पाई बाई टू होता है। तो एंड द पोटेंशियल कंजप्शन, तो ये पोटेंशियल कंजप्शन की जगह एनर्जी या पावर, सॉरी पावर कंजप्शन होना चाहिए था, तो करेक्शन है ये कि कितना पावर कंजप्शन होगा, तो हम कहेंगे जीरो होगा, क्योंकि ये कौन से वाला केस आ गया, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव। वापस सुन लो, पाई बाई टू फेज एंगल दे रखा था, और ऐसा केवल तभी हो सकता है जब सर्किट या तो प्योर कैपेसिटिव हो या प्योर इंडक्टिव हो। प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट का कंप्लीट साइकिल का एवरेज पावर कंजप्शन जीरो होता है, इसलिए आंसर बी टिक किया है। करेक्शन था, उसने पोटेंशियल कंजप्शन लिख रखा है जबकि वो पावर कंजप्शन होना चाहिए, तो वो अंडरस्टूड है, उतनी बात समझ में आ रही है। अगला सवाल, a condenser of capacity C is charged to a potential difference V1। तो एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C है उसको V1 पोटेंशियल तक चार्ज कर दिया, तो इस टाइम कितना चार्ज इसके पास होगा, आप जानते हैं Q इज इक्वल टू CV। आगे कह रहा है The plates of the condenser are then connected to an ideal inductor। इस कैपेसिटर को अब एक आइडियल इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, तो ये अब बन गया LC कॉम्बिनेशन, LC ऑसिलेशन होंगे, अब यहाँ पे एनर्जी के ऑसिलेशन होंगे, दिस इज C, दिस इज L। द करंट थ्रू द इंडक्टर, तो इंडक्टर में करंट बतानी है, इंडक्टर में करंट बतानी है व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडेंसर रिड्यूस टू V2। जबकि इस टाइम जो कैपेसिटर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो चुका है V2, तो मुझे इस टाइम यहाँ पे करंट बतानी है। बच्चों यहाँ पे होंगे एनर्जी के ऑसिलेशन, मतलब जो चार्ज है कैपेसिटर पे शुरुआत में मैक्सिमम चार्ज है, इसके बाद ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, तो टी टाइम के बाद कैपेसिटर पे कितना चार्ज बचेगा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। आप कहेंगे जी आपको कैसे पता है कॉस ओमेगा टी आएगा, मैं तो साइन ओमेगा टी लिखूंगा। तो बेटा अगर तू टी को जीरो पुट करेगा, मान ले तूने Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी लिख लिया, तो टी को जीरो पुट करेगा तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो Q जीरो आ जाएगा। तो वो इक्वेशन बताएगी कि टी इज इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर पे जीरो चार्ज है, जबकि आप जानते हो कि टी इज इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर पे जीरो चार्ज नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से मैक्सिमम चार्ज है। ठीक है, इसीलिए कॉस फंक्शन लिया है, क्योंकि टी जीरो होगा तो कॉस जीरो वन होता है, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे क्यू नॉट आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि कभी भी अगर जरूरत पड़ी ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, तो मैं कॉस ओमेगा टी को क्यू अपॉन क्यू नॉट लिख लूंगा। अच्छा, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो जब V2 पोटेंशियल, जब V2 पोटेंशियल होगा इस कैपेसिटर का, तो मान लीजिए इस पे Q चार्ज होगा, तो CV2 की जगह हम Q, और Q नॉट हमने किसको लिखा था, CV1 को। कैपेसिटेंस तो कभी नहीं बदलती ना, वो तो ज्योमेट्री का फंक्शन है,
वो तो तब बदलेगी जब ज्योमेट्री बदलेंगे। तो कॉस ओमेगा टी को v2 अपॉन v1 लिखा जा सकता है वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। ठीक, तो आगे चलते हैं। ये कुछ बेसिक बातें हुई जो हम यूज करेंगे। तो उसने पूछा क्या है, बिल्कुल अपनी मेन बात पे आ जाते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते। उसने कहा कितनी करंट होगी, कितनी करंट होगी इंडक्टर में। तो मैं कहूंगा करंट होती है डी क्यू बाई डी टी। करंट होती है डी क्यू बाई डी टी। क्यू मतलब दैट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ क्यू, और क्यू दे रखा है क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। इसीलिए आई इज इक्वल टू क्यू नॉट। बेटा डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी करते तो आप माइनस साइन टी आ जाता, माइनस साइन टी आ जाता। लेकिन ये ओमेगा टी है तो आप चेन रूल भी लगाएंगे। इसलिए जो आपका आई का एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आएगा माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो अगर मैं आई के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो फिर मुझे माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं कह सकता हूं क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज इक्वल टू बच्चों क्यू नॉट, और क्यू नॉट को मैं लिख सकता हूँ सी वी वन। क्यू नॉट को क्या लिख सकता हूँ, देखो क्यू नॉट को लिख सकता हूँ सी वी वन, तो उसकी जगह सी वी वन लिख दिया। ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा बच्चों एलसी ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ये ओमेगा की वैल्यू हो गई। और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। यस और नो, साइन थीटा को कह सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू v2 अपॉन v1 हमारे पास ऑलरेडी है। इसलिए ये जो कॉस ओमेगा टी यहाँ पर मैंने लिखा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ v2 अपॉन v1 का स्क्वायर, v2 अपॉन v1 का स्क्वायर। राइट बच्चों। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, ये बनेगा c अपॉन l v1 स्क्वायर, एलसीएम लेके कर लो ना, c v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन l, और ये पूरा अंडर रूट में। तो ये बच्चों आपका इसका आंसर बचेगा। और ऐसा किस ऑप्शन में लिखा है जरा देख लो, उसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो। बहुत अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। वैसे एसी पे ज़्यादातर सिंपल सिंपल सवाल ही आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। मैं एक्चुअल प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूँ, यहाँ पे अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं करा रहा। ये सवाल है कि ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर using a resonant circuit with an inductor L, negligible resistance and a capacitor, मतलब LC सर्किट, LC oscillation यूज करेंगे बेसिकली, produce oscillation of frequency f. If L is doubled, C is changed to 4C, the frequency will be। तो बस ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड ही है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 अपॉन अंडर रूट एल सी होती है, क्योंकि ओमेगा 2 पाई एफ है। इसलिए फ्रीक्वेंसी को आप कह सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल सी होती है। इसलिए नई फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी अगर आपसे ये पूछा गया, तो आप इसको क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे आएगा एल डैश सी डैश, और यहाँ पे आएगा एल सी, ये आएगा। तो उन्होंने कहा कि हमने जो इंडक्टेंस है उसको डबल कर दिया, अगर वो पहले एल थी तो बाद में 2L कर दी गई होगी, और जो कैपेसिटेंस है उसको 4 टाइम्स कर दिया, तो इट विल बी लाइक दिस। तो 1 अपॉन 8 1 बाई 2√2, एफ डैश अपॉन एफ की वैल्यू 1 अपॉन 2√2 होगी। इसलिए जो आपकी नई फ्रीक्वेंसी होगी वो पहली फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2√2 होनी चाहिए। दैट मीन्स डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, ट्रांसफॉर्मर हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 90% इज वर्किंग ऑन 200 वोल्ट एंड 200 वोल्ट एंड किलो वॉट पावर सप्लाई। इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज, तो आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कुछ प्रिंटिंग एरर हो गई है, किलो वॉट पावर सप्लाई इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन ये कितने किलो वॉट है ये यहाँ पे एब्सेंट है। जहाँ तक मेरी याददाश्त है मुझे याद आ रहा है कि ये 3 किलो वॉट था, तो मैं इसको 3 किलो वॉट कर रहा हूँ बच्चों। क्या कर रहा हूँ, 3 किलो वॉट, ये दे रखा था पेपर में।
A transformer having efficiency of 90% is working on 200 volt and 3 kilowatt power supply. If the current in the secondary coil is 6 ampere, the voltage across the secondary coil and the current in the primary coil respectively will be. तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि प्राइमरी कॉइल की तरफ का जो पावर कंजप्शन होगा वो होगा VI, P इज इक्वल टू VI, ठीक। इसी तरीके से सेकेंडरी मतलब आउटपुट की तरफ का तो वो होगा VI मतलब वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी एंड करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। तो जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी वो होती है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, इसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी 90% दिया है, क्या दिया है एफिशिएंसी 90% दिया है। और अगर हम सेकेंडरी की तरफ जाके देखें तो उसने करंट की वैल्यू दे दी थी 6 एम्पियर, करंट की वैल्यू दे दी थी 6 एम्पियर डिवाइडेड बाय, अगर हम प्राइमरी की तरफ जाके देखें तो ये उसने बोल ही दिया था कि 3 किलो वॉट की पावर सप्लाई है, तो ये प्राइमरी का 3 किलो वॉट पूरा VI दे ही रखा था। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो यहाँ से ये 2 जीरो हैं तो इनसे ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ये 6 इसको 5 बना देगा, 5 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 450 वोल्ट आएगा, 450 वोल्ट आएगा। इसके अलावा इनपुट जो पावर है वो 3 किलो वॉट दे रखी है, जिसको हम बेसिकली इनपुट की तरफ का वोल्टेज और इनपुट की तरफ का जो करंट है उसका प्रोडक्ट हम कह सकते हैं। तो इनपुट की तरफ का जो वोल्टेज है वो है 200 वोल्ट और करंट जो है प्राइमरी की वो भी पूछी गई है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दें तो प्राइमरी की तरफ की करंट भी आ जाती है। इसलिए 15 एम्पियर की करंट और 450 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सही चॉइस जो है वो होगी बी। देन लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट, प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर व्हेन कनेक्टेड टू अ डीसी बैटरी। तो बच्चों देखो ऐसा है ना कि ट्रांसफार्मर डीसी पे काम ही नहीं करता है, ठीक है, वो सिर्फ किसके लिए होता है, वो एसी के लिए होता है। तो बस इस सवाल को हम सॉल्व नहीं करेंगे, ट्रांसफार्मर डीसी के लिए काम ही नहीं करता है, ठीक है, तो इसलिए सेकेंडरी की तरफ सब कुछ जीरो होगा, ना कोई करंट पहुंचेगी ना कोई वोल्टेज, क्योंकि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। जब प्राइमरी में चेंज आएगा तो सेकेंडरी में कुछ वैल्यूज जाएंगी, लेकिन प्राइमरी में चेंज ही नहीं आएगा अगर आप डीसी यूज कर रहे हैं, इसीलिए सी ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ गया हूं मैं। अगला सवाल, 220 वोल्ट इनपुट इज सप्लाइड टू अ ट्रांसफार्मर। तो ये आपका प्राइमरी का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 220 वोल्ट, प्राइमरी का पोटेंशियल डिफरेंस। द आउटपुट सर्किट ड्रॉज अ करंट ऑफ सेकेंडरी करंट 2 एम्पियर और सेकेंडरी पोटेंशियल डिफरेंस 440 वोल्ट। ओके, if the efficiency of the transformer is 80%, the current drawn by the primary windings of the transformer is। तो बच्चों जैसा कि बिल्कुल अभी किया ही था, एकदम फॉर्मूला बेस्ड ही लग रहा है। आप जानते हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी विच इज एक्चुअली 80% वो होती है पावर आउटपुट VI, आउटपुट की तरफ का VI, तो 440 इंटू 2 P इज इक्वल टू VI, आउटपुट की तरफ का अपॉन पावर इनपुट, तो इनपुट की तरफ का VI, V तो है इनपुट की तरफ का 220 और I जो है वो रिक्वायर्ड है। तो आप देख सकते हैं इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ IB ही एब्सेंट है, जो कि आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो 2 बनेगा, तो 2 इंटू 2 ये हो गया 4, तो इसने इसको बना दिया 20, राइट। तो 20, तो IP की वैल्यू यहाँ से आपके पास 5 एम्पियर आपको दिख गई होगी। सिंपल ना। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज 37। The primary and secondary coils of transformer have 50, प्राइमरी में 50
और सेकेंडरी में 1500 टर्न्स हैं रेस्पेक्टिवली. द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स दिया है 5 नॉट प्लस 4t प्राइमरी की तरफ का. तो बच्चों अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डी फाई बाई डी टी, तो मुझे प्राइमरी की तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि डी फाई बाई डी टी इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होता है. तो इसका जब डी बाई डी टी करेंगे बच्चों, तो फाई नॉट का डी बाई डी टी, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी 1 हो जाएगा, तो सिर्फ 4 बचेगा. तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई कि वीपी जो है वो 4 है. तो द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल इज, तो हम जानते हैं, बताइए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू Ns अपॉन Np. तो सेकेंडरी का पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है, Vp 4 है, Ns की वैल्यू 1500 है और Np की वैल्यू 50 है. तो आप देख सकते हैं ये है 30. तो Vs आ गया 4 इंटू 30, दैट मीन्स 120 वोल्ट. A will be the correct choice. अगला सवाल कहता है बच्चों कि ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू लाइट अ 100 वॉट एंड 110 वोल्ट लैंप. तो एक लैंप है जिसकी, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये कोई लैंप रहा होगा और इसके ऊपर रेटेड वोल्टेज है 110 वोल्ट और रेटेड पावर है 100 वॉट फ्रॉम अ 220 वोल्ट मेंस. इसको 220 वोल्ट मेंस से लाइट किया गया है. इफ द मेन करंट इज 0.5 एम्पियर, द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज अप्रोक्सीमेट. तो बच्चों ये तो लाइट किया जा रहा है, मतलब कुछ ऐसा है कि आपके पास ये एक ट्रांसफॉर्मर है, ये है ट्रांसफॉर्मर, इधर ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं, इधर सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं, और सेकेंडरी से ये एक बल्ब को कनेक्ट किया गया है. जिस बल्ब को कनेक्ट किया गया है उसकी रीडिंग बताई गई है कि वो 100 वॉट और 110 वोल्ट. तो इधर ये आपका प्राइमरी है. उसने बोला कि द मेन करंट, तो प्राइमरी की तरफ जो करंट है वो आपको बता दी गई है 0.5 एम्पियर. मेन करंट इज दिस. और 220 वोल्ट आप देख सकते हो, 220 वोल्ट आपका प्राइमरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है. एफिशिएंसी पूछ रहे हैं तो आप कहेंगे एफिशिएंसी होती है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट. पावर आउटपुट कि आप 100 वॉट का बल्ब लैंप इससे रन कर रहे हैं और पावर इनपुट होगा वीपी और आईपी का प्रोडक्ट. सो एफिशिएंसी कम्स आउट टू बी 100 अपॉन 220 इंटू 0.5. 110 अपॉन 220 का आधा अगर करूं तो, सॉरी ऊपर 100 है बच्चों, ऊपर है 100 और नीचे 110, तो 10/11 मतलब ये अगर आप देखें तो 0.9 के आसपास कुछ आएगा. मतलब हम कहेंगे कि 90% एफिशिएंट आपकी ये डिवाइस होगी. अप्रोक्सीमेटली कह रहा था ना, तो अप्रोक्सीमेट कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड. आप जानते हैं ना कि लैमिनेटेड कोर हम ट्रांसफॉर्मर में इसलिए यूज करते हैं जिससे कि एनर्जी का लॉस बहुत कम हो, क्योंकि एडी करंट आ जाती है अदरवाइज ना. तो एडी करंट की वजह से एनर्जी का लॉस कम करने के लिए हम कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर को लैमिनेट करते हैं. और ऐसा किस ऑप्शन में लिखा है, तो ये देखिए बी में लिखा है कि हम एनर्जी लॉस को कम करना चाहते हैं ड्यू टू एडी लॉस, इसकी वजह से ऐसा किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, मतलब नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के प्राइमरी से ज्यादा होंगे. ऑपरेट्स ऑन अ 230 वोल्ट लाइन. 230 वोल्ट लाइन पर ये ऑपरेट हो रहा है and supplies a load of 2 ampere. The ratio of the primary and secondary windings, primary और secondary windings का रेशो 1:25 है. द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज, तो आपको इसमें सिर्फ ये कर देना है बच्चों, करंट इन द प्राइमरी कॉइल आपको बतानी है. आप कहेंगे कि Vp अपॉन Vs Is अपॉन Ip के बराबर होता है, which is also equal to Np upon Ns, which is also equal to Np upon Ns.
ये दे रखा है 1/25। सेकेंडरी की करंट दे रखी है आपको, देखो सप्लाइज अ लोड ऑफ 2 एम्पियर, 2 एम्पियर की सप्लाई दे रहा है, और प्राइमरी की करंट आपसे पूछी है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था, एकदम फॉर्मूला बेस्ड ये सवाल था, 50 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज 500 टर्न्स। प्राइमरी वाइंडिंग 500 टर्न्स है, वेर सेकेंडरी में उसने दिए हैं जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं 5000। द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू AC सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट 50 हर्ट्स। तो प्राइमरी का जो VRMS है किसका, प्राइमरी का, वो है 20 वोल्ट, और सेकेंडरी विल हैव एन आउटपुट ऑफ, तो सेकेंडरी की तरफ का VRMS आपको बताना है। तो ये डायग्राम यहाँ पे मिसप्रिंट है, मतलब किसी और सवाल का डायग्राम बेसिकली यहाँ पे बन के आ गया है। तो आप सिर्फ क्या कहेंगे बच्चों, आप करेंगे NS/NP इज इक्वल टू VS/VP। NS की वैल्यू कितनी है 5000, अपॉन NP की वैल्यू कितनी है 500। सेकेंडरी का VS आपसे पूछा गया है और VP की वैल्यू आपको 20 दी गई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी का VS हाजिर है 200 वोल्ट। ओके बच्चों, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी बच्चों, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। तो 200 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। कितनी थी फ्रीक्वेंसी, देखना जरा जाके, 50 हर्ट्ज थी, तो वो उतनी रहेगी। तो 200 और 50 का कॉम्बिनेशन ढूंढ लीजिए, और ऐसा लिखा है सी में। ये है आपका अगला सवाल। तो यही डायग्राम देखो पीछे भी एक बार प्रिंट हो गया था, तो वो डायग्राम प्लीज वहां पे इग्नोर करके, शायद इस सवाल का ये सही डायग्राम होगा। इसमें कह रहा है, figure shows a circuit that contains 3 identical resistors with the resistance R is equal to 9 ohm each, 2 identical inductors with inductance 2 millihenry each, and ideal battery of 18 volt. The current I through the battery just after the switch is closed. Just after the switch is closed. Switch को close करते ही सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि बैटरी लगी हुई है भाई, AC जनरेटर नहीं है। क्या लगी हुई है, बैटरी। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये DC सर्किट है, AC सर्किट नहीं है। कैसा सर्किट है, DC सर्किट। जरा DC सर्किट के केस में एक बात याद रखिएगा, DC सर्किट के केस में एक बात याद रखिएगा, क्या कि T इज इक्वल टू 0 पे जो इंडक्टर होता है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिखाता है, जबकि T इज इक्वल टू 0 पे जो कैपेसिटर होता है वो 0 रेजिस्टेंस दिखाता है। और मैं T इज इक्वल टू 0 की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि उसने T इज इक्वल टू 0 पे ही पूछा है, जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज्ड, है ना। अगर लॉन्ग टाइम पे बात करें तो ये उल्टा हो जाएगा, इंडक्टर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ना दिखा के 0 दिखाएगा, जबकि कैपेसिटर फिर इनफाइनाइट दिखाने लगेगा। तो उसने मेरे से पूछा है कि कितनी करंट जो है यहाँ पर बैटरी दे रही होगी T इज इक्वल टू 0 पे। तो जहां जहां इंडक्टर लगा हुआ है वहां तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडक्टर में रेड पेन चला रहा हूँ, जहां पर इंडक्टर है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, और इन्फिनिटी प्लस समथिंग इज इन्फिनिटी, तो इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। इसी तरह से देखो यहाँ पर भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो इसमें भी करंट का फ्लो नहीं होगा। तो करंट का फ्लो कहाँ पर होगा, ये ब्लू पेन चला के बताते हैं। बैटरी से करंट निकलेगी, करंट यहाँ पहुंचेगी, लेकिन इस रास्ते पे नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, तो ये करंट यहाँ से सीधी चली जाएगी। इसके बाद ये करंट इस रेजिस्टेंस में जाएगी, बाकी यहाँ से जाएगी, ऐसे जाएगी। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस 0 है तो उससे भी जाएगी, लाइक दिस। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जहां जहां इंडक्टर लगा हुआ है वहां पे करंट नहीं जाएगी, तो उस ब्रांच को इग्नोर कर दीजिए जिसमें करंट जाएगी ही नहीं। अगर आप उस ब्रांच को इग्नोर कर देंगे जिसमें करंट नहीं जाएगी, मतलब जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है एट T इज इक्वल टू 0, तो फिर आपके सामने ये सर्किट बचेगा, क्योंकि कैपेसिटर 0 रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो 0 दिखा रहा है तो उसको मैंने बनाया ही नहीं। तो ये भी R है और ये भी R है, और ये आपकी बैटरी है।
आप देख सकते हैं दोनों आर पैरेलल में आ गए हैं, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो है R/2। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन आर इक्विवेलेंट, इसलिए E अपॉन R/2 जब मैं करूंगा, E अपॉन R/2 जब मैं करूंगा तो ये आ जाएगा जी 2E अपॉन आर। 2E अपॉन आर, ई कितना है 18 और आर की वैल्यू कितनी बताई गई थी 9, तो इसका मतलब 4 एम्पियर की जो है ये करंट यहाँ पे होगी। ठीक है, तो चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसका सही आंसर 4 एम्पियर होगा। नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। अगला सवाल कह रहा है बच्चों की कॉइल जो है वो 40 हेनरी इंडक्टेंस का है, एक रेजिस्टेंस के साथ उसको कनेक्ट किया गया है, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट बताना है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है जिसकी मुझे तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो टाइम कांस्टेंट एल आर सर्किट का क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू एल बाई आर। आप सीधा सीधा ऐसे करके आप इस टाइम कांस्टेंट को निकाल सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं होता। ये जो सर्किट है बच्चों, इन द सर्किट गिवन इन फिगर 1 and 2 आर एमीटर्स, 1 and 2। ओके, आप देख सकते हैं कि रेड पेन चला दिखा देता हूँ। ये है 1 मतलब ये एक एमीटर है, और 2 ये भी एक एमीटर है। जस्ट आफ्टर की इज प्रेस्ड, इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 की बात हो रही है। तो क्या रीडिंग होगी, तो t इज इक्वल टू 0 पे आप जानते हैं कि इंडक्टर जो है उसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी, मतलब जो 2 है उसकी रीडिंग होगी 0। और सारी की सारी करंट जो है वो 1 में ही जानी है ऐसे, तो 1 की जो रीडिंग होगी, 1 में जो करंट जाएगी वो मैक्सिमम होगी। ऐसा जहां पर भी लिखा है उसको टिक कर देंगे। तो ऐसा यहाँ लिखा है कि 1 में मैक्सिमम होगा जबकि 2 में होगा 0। वो एल आर सर्किट था, फिर ये उसने सी आर सर्किट दे दिया और कह रहा है सी आर सर्किट में टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो इसमें इतना होता है। सी आर सर्किट में होता है आर सी, जबकि जब इंडक्टर और रेजिस्टेंस लगे हुए हों तो होता है एल बाई आर। तो इस तरीके के सवाल बच्चों मेडिकल एंट्रेंस में ऑल्टरनेटिंग करंट में आते हैं या पूछे गए हैं।